दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सेस आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है, उस बजट में वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का जो बजट अनुमान है 2024-25 को लेकर के। देखो, बजट में कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए। जैसे अनुमान, बजट अनुमान क्या होता है? बजट अनुमान का मतलब अगले वर्ष जब हम बात करेंगे तो अगले वर्ष में क्या क्या चीजें, क्या क्या प्राप्तियां हो सकती हैं, क्या क्या टैक्सेशन अ, हमारे पास आ सकता है, उसके बाद कौन-कौन सी योजनाएँ हैं, किन योजनाओं की किन मद में कितना पैसा अनुमान लगाया जाता है एक मोटा-मोटा। जैसे आपसे कहा जाए कि आप दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं, तो कोचिंग में कितना खर्चा आएगा, यानी मंथली आपका जो खर्चा होगा वो लगभग कितना होगा? तो एक आप अनुमान बताते हैं कि नहीं हाँ, 10,000 रुपए मंथ आएगा, 20,000 मंथ आएगा या 25,000 रुपए मंथ आएगा। इस हिसाब से बड़े शहर हैं तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना? तो इस हिसाब से एक अनुमान लगाया जाता है। लेकिन वास्तविक खर्चा तो वहाँ रह के पता चलेगा ना, कि वहाँ जब आप रहेंगे, देखेंगे और वहाँ कुछ टाइम बिताएँगे, तब आपकी समझ में आएगा कि नहीं वास्तविक खर्चा क्या होता है। तो उसी तरह वास्तविक और अनुमान के बीच में पतली-सी लाइन होती है। अनुमान होता है भविष्य के लिए और जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, वो होता है। तो इसमें 3 तरह की चीज़ें दी जाती हैं। एक तो बीता हुआ कल, एक जो चल रहा है और दूसरा आने वाला कल। 3 चीज़ों की चर्चा की जाती है, उसके बाद एक हम बेस ईयर मान लेते हैं। बेस ईयर के बाद आधार पर अनुमान निकालते हैं, तो घटना, बढ़ना वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो जो सुरेश खन्ना जी ने 2024-25 बजट अनुमानों के लिए जो भाषण दिया, उनके कुछ प्रमुख चीज़ें हम देखते हैं, जिसको हम बजट भाषण के नाम से जानते हैं। अभी आपने देखा होगा कि केंद्रीय 1 फरवरी 2024 को 2024-25 का बजट आया, जबकि ये अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट जब तब आता है जब सरकार चुनाव लड़ने की तैयारी में होती है, यानी वो चुनाव लड़ेगी इसलिए अंतरिम बजट आता है ना? और जैसे ही वो सरकार बन जाएगी तो जुलाई माह में क्या हुआ, पूर्ण बजट ले जाएंगे। तो उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार में, चूंकि अभी यहाँ चुनाव नहीं है, तो पूर्ण बजट आया है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण। ठीक है। अब एक कहा गया है, यदि हम किसी समाज की संस्कृति में उच्चतम आदर्शों की कल्पना करें तो राम राज्य की संकल्पना के बाहर नहीं जाया जा सकता। देखो, जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर पर मुकदमे का जो डिसीजन आया, तब से राम राज्य की बातें बहुत सारी हो रही हैं। एक्चुअल राम राज्य क्या है वो हम किसी और क्लास में समझेंगे, लेकिन हम फिलहाल राम राज्य की संकल्पना के बाहर नहीं जाया जा सकता। समाज में परस्पर सहयोग, विश्वास, न्याय आधारित सुशासन, अपराध शून्यता, वर्ग भेद का पूर्ण अभाव, है ना, धर्मानुकूल आचरण को राम राज्य की प्रमुख विशेषताओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन हजारों वर्षों से भारत और विश्व को महत्तर जीवन आदर्शों की ओर अग्रसर करने हेतु प्रेरित करता है। पिता के वचन का मान रखने के लिए समस्त राजसी वैभव को निसंकोच त्याग कर वनवास के लिए प्रस्थान करना। क्योंकि भाई, एक व्यक्ति था जो राजा बनने की कगार पर था, और उसको क्या किया गया, राज्य से निष्कासित कर दिया गया कि भैया अपन करकमंडल लो और जंगल की ओर प्रस्थान करो। हालांकि सिर्फ जो वन के लिए जाने के, वनवास के लिए दिया गया था, वो सिर्फ राम के लिए दिया गया था। सीता उनकी पत्नी होने के नाते और भरत, लक्ष्मण कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, तो वो भी साथ चले गए। ठीक है। तो दुष्टों और अधर्मियों का दृढ़तापूर्वक दलन करना, ऐसे राजधर्म के अनुपम उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। भव्य मंदिर के बारे में बताया गया है। अभी हाल ही फिलहाल में जो अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, हालांकि अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। और चीजें करते हुए, जैसे प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है। संगठित अपराध जैसे, जब से यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट आई है और योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तब से लेकर के आज तक जितना भी माफिया राज था, वो धीरे धीरे लगभग धरातल पे चला गया है। कुछ मार दिए गए, कुछ जेल में है, कुछ भग गए। तो इस तरह से लगभग लगभग माफिया राज का तो कमी आई है। इस मामले में मैं बीजेपी सरकार की तारीफ करूंगा कि माफिया वो कोई जाति धर्म नहीं देखती। ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर तीव्र गति से बढ़ रहा है। प्रदेश में लगभग 2 लाख करोड़ निवेश का निर्यात प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है। अभी जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस समिट हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ था, निर्यात। मतलब 2 लाख रुपए का एक प्रकार का प्रोजेक्ट कई कंपनियां मिलकर के लगाएंगी, तो वो जो पाया गया वो लगभग 2 लाख करोड़ का था। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस चल रहा है, रैंकिंग में प्रदेश
जो पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था, आज देश के दूसरे स्थान पर आ चुका है। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रदेश का उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो एक क्वेश्चन आपका यही हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, उत्तर प्रदेश भारत के अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका है। भाई यहाँ पर पहुंचने के लिए वो क्या हुआ, अग्रणी बन गया है। ठीक है। इसके अलावा हमारी सरकार अब तक 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। अब ये आंकड़ा पता नहीं कितना सही है कितना नहीं, लेकिन हाँ कुछ परसेंट तो होगा। बेरोजगारी की दर 2.4% रह गई है। ये आंकड़े कुछ सही बात नहीं करते, है ना। अभी हाल फिलहाल में पुलिस की वैकेंसी देखो, 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है। ओके। सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। सेमीकंडक्टर के लिए देखो कोरोना आया और कोरोना में सबसे शॉर्टेज हो गई, जैसे सीएनजी गाड़ियों के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है, तो वो नहीं मिल रहा था, तो इनकी शॉर्टेज हो गई और इसका जो बिजनेस था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो सेमी कंडक्टर को नीति को मंजूरी दी गई है और इनकी इकाइयों की स्थापना विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इसके बाद लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी, जैसे दिल्ली एरो सिटी है, तो वो भी बनाए जाने की योजना है, जो लगभग 15 तो एकड़ में विकसित की जाएगी। इसमें 7 सितारा होटल, 7 स्टार होटल्स, पार्क्स, विश्व स्तरीय कनेक्शन कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी। तो ये भविष्य के लिए योजना है, अभी साकार नहीं हुआ। ठीक है। तो जो साकार हो चुकी हैं वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आगे और बढ़ते हैं। ठीक है। अब किसानों की अगर बात करें, डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है। जो निजी नए कनेक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोक दिए गए थे, वो दिए जा रहे हैं किसानों को और लगभग 1 लाख किसानों को इससे सीधा फायदा हुआ। बुंदेलखंड क्षेत्र, ये सूखा वाला एरिया है, रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई है। ये भी बुंदेलखंड के लिए काफी अच्छा रहा और वहां का एग्रीकल्चर थोड़ा ग्रो किया। उसके बाद क्रेडिट कार्ड लगभग 37 लाख, ठीक है, 23-24 में माह अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, वितरित किए जा चुके हैं। इससे क्या होता है, सस्ती दरों पर लोन मिल जाता है किसानों को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपने सुना होगा, जैसे ही भारत सरकार केंद्र सरकार बन के आई थी तो सभी फसल बीमा योजनाओं को मर्ज करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निकाली थी। तो उसी में उत्तर प्रदेश के लिए 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर, और बीमा कराना पड़ता है, फोकट में बीमा नहीं मिलता, बीमा आपको पहले फसल बोते समय कराना होगा। तो अक्टूबर, देखो अक्टूबर तक के सारे अनुमान आ चुके हैं। जो मान लिया 2023-24 का जो बजट आया होगा, तो एक अनुमान रखा गया होगा कि किसान बीमा योजना के लिए, तो 2000 अक्टूबर 2023 तक आंकड़े हमारे पास हैं। अब बाकी के आंकड़े आएंगे तो वो अनुमान के रूप में हम पढ़ते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो 2000 रुपए दी जाती है ना किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई। ठीक है। ये 2000 हर तीसरे महीने में जो किसानों को प्राप्त होते हैं, ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है। उसके बाद किसान मानधन योजना, इसके अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष और महिला दोनों के लिए, जो भी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, वो चाहे महिला किसान हो या पुरुष किसान, दोनों के लिए 3,000 रुपए सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। यानी 3,000 रुपए मासिक किस्त दी जाएगी। कौन से? लघु एवं सीमांत कृषकों को, जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उनको लघु एवं सीमांत की कैटेगरी में रखा जाता है। तो 60 वर्ष की आयु प्राप्त होना चाहिए, महिला हो किसान या पुरुष हो, दोनों के लिए 3,000 रुपए मासिक किस्त दी जाएगी। उसके बाद 2000 सरकार द्वारा 2017 से जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,33,793 करोड़ रुपए से अधिक रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया। पहले गन्ना मूल्य का भुगतान लेट लपेट होता था, लेकिन योगी सरकार जब से आई है तब से गन्ना किसानों का जो भुगतान है ना, वो टाइम से हो रहा है भाई। और टाइम से होने का मतलब है भाई, टाइम से नहीं होगा तो अगली बार दूसरी कोई आएगी सरकार, तो इसलिए टाइम से कराया जा रहा है। यह गन्ना मूल्य का भुगतान पूर्व 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य का भुगतान 2,01,519 करोड़ रुपए से भी 20,274 करोड़ रुपए अधिक है। यानी जो
पूर्व में भुगतान हुए थे उनसे बहुत ज्यादा है। ठीक है। पेराई सत्र, पेराई गन्ने की पेराई होती है ना, पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रुपए से बढ़ाकर 370 रुपए कर दिया गया है। तो अगैती प्रजाति आपको याद रखना है कि इसके लिए क्या है, ये गन्ना है। ठीक है, इनका मूल्य बढ़ाया गया। सामान्य प्रजाति का 340 रुपए से 360 रुपए किया गया। अनुपयुक्त प्रजाति का 335 रुपए से बढ़ाकर 355 रुपए प्रति कुंतल हो गया है। यानी 1 कुंटल का रेट है। तो आपको अगैती प्रजाति पता होनी चाहिए, सामान्य प्रजाति पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद महिला एवं, ये तो हो गई किसानों की बात। दूसरा है महिला एवं बाल विकास। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1000 रुपए कर दी गई है। तो देखो ये डाटा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स में ये काफी बार पूछा जाता है। पिछले साल प्रीलिम्स में बजट से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये काफी होते हैं, है ना। यूपीएससी में स्टेट बजट तो कम कम पूछा जाता है, लेकिन केंद्रीय बजट बहुत पूछा जाता है। तो ये जो योजनाएं मैं बता रहा हूँ, जैसे किसान सम्मान निधि, सुकन्या सुमंगला योजना, महिला सशक्तिकरण, ये इस तरह की योजनाएं काफी पूछी जाती हैं। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और वैसे भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बजट तो एकदम दिमाग पे होना चाहिए। चाहे प्रीलिम्स हो या जो आपका पेपर 5 और 6 है ना, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के जगह पर आया है उत्तर प्रदेश पीसीएस में, उसमें यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। इतिहास, भूगोल, है ना, निवेश, इकोनॉमिक्स। तो इस तरह की ये सारी जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, उनके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ, सॉरी। ठीक है। 1000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई। योजना 2023-24 के तृतीय तिमाही तक 31,28,000 जो निराश्रित महिलाएं हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं है, को लाभान्वित किया गया है। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना आती है। इसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। 6 विभिन्न श्रेणियों में करी जाएगी। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 24 तक लगभग 17,82 लाख लाभार्थियों को उस इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई ना। ये महिला एवं बाल विकास है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना भी है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है। अब क्यों समूह क्यों गठित किया जाएगा भाई? समूह इसलिए गठित किया जाएगा कि खेती या एग्रीकल्चर करना आसान होगा, उसका विपणन करना आसान होगा, उसकी पैकेजिंग करना आसान होगा, मार्केट तक ले जाना आसान होगा। और सिंगल फार्मर होता है ना, तो कई सारी चीजें उसकी उससे नहीं हो पाती, तो इसलिए किया गया है। उसके बाद, एक मिनट, उसके बाद अगर बात करें, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष एक बनाया गया है। ठीक है। और ये किसके लिए? जो जघन्य अपराध से पीड़ित महिला हैं, जैसे रेप विक्टिम्स हैं, तेजाब पीड़ित हैं, और जिनके हत्याकांड में उनको प्रताड़ित किया गया है, या अन्य प्रकार से विक्टिम्स, जितनी भी विक्टिम्स महिलाएं हैं, और जघन्य अपराध के लिए पीड़ित महिलाओं बालिकाओं को कोष के अंतर्गत 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई। ठीक है। तो सभी आंकड़े तो नहीं, जैसे अब ये कोष बनाया गया है रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? समाज कल्याण मंत्रालय के महिला या बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये कोष आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद कर लेना। जैसे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किसकी है? राज्य सरकार की, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की। उसके बाद युवाओं की भी बात की गई है। युवा प्रदेश में 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम, मल्टीपल पर्पज हॉल का निर्माण किया गया है खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए। उसके बाद प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवा मंगल दल एवं 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है। इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई जाएगी। क्यों कराई जाएगी भाई? भाई जब जाएंगे, पंचायत के बारे में जानकारी करेंगे, सीखेंगे वहां, और कैसे लोगों को पार्टिसिपेट कराया जाता है, कैसे लोगों के लिए न्याय कराया जाता है, ये सारी सीखेंगे, तभी तो आगे चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। और वैसे भी भारत में स्कूली बच्चों को जो भी तैयारी करने पढ़ने वाला होता है, उसको सीधी सरकारी नौकरी, सरकारी राजनीति में अगर जाने की बात कर दो ना, तो कहेंगे अरे यार वो बहुत बेकार चीज है, वहां पढ़े लिखे को कोई जरूरत नहीं। तो एक जो धारणा बनी है ना, कॉन्सेप्ट बना है, तो इस तरह की अगर योजनाएं बहुत सारी होंगी
यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, तो आपका इन सरकारी नौकरियों से दिमाग हट करके चुनाव की तरफ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो वही बड़े धनबल वाले लोग और अपराधी प्रवृत्ति के लोग और बड़े बड़े परिवारों के लोग वही हमेशा सांसद विधायक बने रहेंगे, मंत्री बनेंगे, आपका नंबर कभी नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम सरकारी नौकरी से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात करें, कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने क्या किया? प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया। तो इसलिए युवाओं के लिए ये प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, खेलों को प्रोत्साहन दे रही है, खासकर वो खेल जो छोटे स्तर पर खेले जा सकते हैं। रोजगार के लिए एमएसएमई, जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ठीक है, इसमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत तक 22,389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 1,79,112 रोजगार सृजित किए गए हैं। ये एमएसएमई सेक्टर है, उसको क्या बोलते हैं, लघु सीमांत और मध्यम उद्योग, जो तुम्हारे कुटीर उद्योग होते हैं ना, उसी के सेक्टर में है। तीन से बांटा जाता है, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग। तो एमएसएमई सेक्टर में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश सरकार की चलती है, जिससे क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उनको लाभान्वित किया जाता है और रोजगार किए जाते हैं। और बहुत बड़े स्तर पर रोजगार तो नहीं होते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेज पर। और ये योजना मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जानते हो, जापान और चीन एक ऐसा देश है ना, जहां पर इन्हीं उद्योगों के माध्यम से विकसित हुआ है। हर छोटी छोटी चीज का उत्पादन करते हैं, और उससे क्या होता है, इकोनॉमी को ग्रोथ होती है, रोजगार मिलता है। और प्रधानमंत्री का एक वाक्य था ना कि रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि कोई छोटा सा उद्योग लगाकर रोजगार दीजिए भाई। आप रोजगार ले क्यों रहे हैं? आप रोजगार ऐसा बनाओ अपने आप को। अब सरकार भी लघु किशोर और सूक्ष्म सूक्ष्म लघु किशोर इस तरह की योजनाएं चला करके फंडिंग भी करती है, और उसमें काफी रिबेट भी मिलती है। उसके बाद एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना, है ना, एक जिला एक उत्पाद योजना काफी इंपॉर्टेंट है। ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद अभी हम जो उत्तर प्रदेश में 2023 में एग्जाम हुए हैं पीसीएस वाले, उनके एग्जामों का डिस्कशन हम कर लेंगे, जिससे आपका एक माइंड मैप बन जाएगा। के अंतर्गत लगभग 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,113 तिरानवे रोजगार सृजित हुए। ठीक है, उसके बाद विश्वकर्मा सम्मान योजना, ठीक है, एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूल किट योजना के अंतर्गत 4.08 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आपको योजनाएं तो अलग से पढ़नी ही पड़ेंगी। एकेटीयू के सहसंबंध लगभग 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिए लगभग 25,000 रोजगार के अवसर पिछले शैक्षिक सत्रों में उपलब्ध कराए गए हैं। ये पूर्ण रोजगार नहीं है। रोजगार का मतलब, हाँ, कोई अपना काम करके जीवन यापन कर सकता है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास निगम के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में क्या किया गया, सेवा योजित कराया गया। जैसे आपने पॉलिटेक्निक देखा होगा, आपने आईटीआई देखा होगा, ठीक है, हाँ, आईटीआई। तो ये क्या है, इनके माध्यम से काफी लोग सीखते हैं, बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग वगैरह के प्रोग्राम हैं, और भी इसी तरह छोटे मोटे उद्योग वाले प्रोग्राम हैं, जहां पर छोटी छोटी चीजें बनाना आपको सिखाया जाता है। आपके अंदर स्किल दी जाती है। जैसे हम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ चुके हैं, है ना, और हमारे अंदर कोई स्किल्स नहीं। अगर कोई काम में हम कोई सेवा योजन कराया जाए तो हम नहीं कर पाएंगे, सिवाय वो प्राइवेट कंपनियों में जाएंगे, फैक्ट्रियों में जाके काम करेंगे। लेकिन अगर अपने उद्योग की बारी आती है तो हमें सबसे पहले मार्केट तलाशना पड़ता है, और रिस्क हम लेना नहीं चाहते, इसीलिए हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 2023-24 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस कार्य सृजित हुए। ठीक है, इतने दिन काम किया गया। 75,24,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया, तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 33 करोड़ मानव दिवस सृजन किए गए। मुझे ये लगता है इतनी योजनाएं हैं और इतने लोगों को रोजगार मिल गया, फिर भी उपयोग, पुलिस वगैरह में 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाला। क्यों भाई? या तो ये आपके आंकड़े गलत हैं, या फिर आपने जो काम दिलाया था वो लोगों को पसंद नहीं आया। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार
योजना के अंतर्गत 23-24 में माह अक्टूबर 2023 तक 408 लाभार्थियों को इतने लाख पूंजीगत निवेश ऋण के साथ 7418 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। ये ग्रामोद्योग योजना है जिसके माध्यम से आप किसी बैंक से लोन ले सकते हैं, सरकार भी इसमें मदद करती है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा, प्रदेश के लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए प्रतिमाह दी जा रही है। और वृद्धाओं की जिंदगी बड़ी दुर्गम है भैया। हम आप जब बूढ़े होंगे ना तो कोई सेवा करने वाला मिलेगा नहीं, तो अभी के लिए क्या करो, उसको सेविंग वगैरह बना के रखो, नहीं तो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि काम इतना ज्यादा होगा लोगों के पास और काम के घंटे घट रहे हैं, है ना। मोबाइल जब से आ गया तो बुजुर्गों के पास कोई बैठता तक नहीं है। ठीक है, तो हमारे आपके साथ भी यही होना है, क्योंकि लक्षण तो अपने भी ठीक नहीं है। इसलिए क्या करना है आपको, कुछ सेविंग्स बना के रखनी है उसी के भरोसे। और नहीं, आगे आने वाली सरकारें देखो बुजुर्गों के लिए तो ये व्यवस्था कर ही देंगी। ठीक है, जैसे जापान में सबसे सुकून की जिंदगी जापान के बुजुर्गों की है, बहुत अच्छा जीवन उनको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें सभी वर्ग की पुत्रियों की शादी हेतु एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, है ना। एक जोड़े के विवाह पर 51,000 रुपए अनुदान की व्यवस्था है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा किससे, जो तुम्हारे मुख्य सरकार है ना, सरकार में एक कोष होता है, उस कोष से ये पैसा आता है ना। तो अप्लाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। 22-23 में लगभग 1,08,74 जोड़ों का विवाह संपन्न कराते हुए 510 करोड़ रुपए व्यय किया गया है इसमें। फिर श्रमिकों के कल्याण के लिए ई श्रम पोर्टल बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन है, इसमें कोड अलर्ट होता है। पंजीकरण हुआ देश में सर्वाधिक है, 8.32 करोड़ का। अब देखो ये जो पंजीकरण है ई श्रम पोर्टल में, ये क्या है, सर्वाधिक है ना, 8.32 करोड़ लोगों ने कराया है। तो सोचो, दिनांक 26 अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021 तक ई श्रम पोर्टल पर कुछ 80.11 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता के अंतर्गत 2,000 रुपए की दर से लगभग 1,600 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। काफी सारे लोग जो छोटा मोटा रोजगार करते थे ना, उन्होंने भी बंद कर दिया, भैया फ्री में मिलेगा सब कुछ। और भारत में फ्री में कुछ भी चीज बढ़ रही हो, चाहे उसके लिए उनकी जान क्यों चली जाए, लेकिन वो लेंगे। निर्माण कामगार मृत्यु, जो मान लिया कोई निर्माण कार्य चल रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें कोई मृत्यु हो जाए, है ना, गिर के, या विकलांगता सहायता या अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुए एक नई योजना, पहले ये सब अलग अलग योजनाएं थी, तो इनको इंटीग्रेट कर दिया गया, अब एक ही योजना है, निर्माण कारागार मृत्यु एवं दिवंगता सहायता योजना कर दिया गया है। इसमें समस्त योजनाओं में माह नवंबर 2023 तक लगभग 40,183 कामगारों को लाभान्वित किया गया और इतने करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई। निर्माण कारीगर गंभीर सहायता योजना, बीमारी सहायता योजना तो सरकारी अस्पतालों में कराने हैं, तो इलाज के लिए 100% प्रतिपूर्ति कराई जा रही है। दूसरा, एक प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना, अगर आप उसमें रजिस्टर हैं तो आपको 5 लाख तक का बीमा मिल जाएगा। और भी किसान मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा डिमांड कर सकते हैं। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होता है बैंकों में, कि 19,705 शाखाओं में लगभग 2,28,544 बैंक मित्र, ठीक है, बैंक फ्रेंड्स और बीसी सखी, और इतने एटीएम 17,852 एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान पर है। भाई 25 करोड़ आबादी भी तो है, तो नंबर 1 पर तो होगा ही होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तो कहां कहां प्रथम स्थान पे है ये याद रखना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रदेश में 1.90 लाख करोड़ 9 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ये सेकंड पोजीशन पे है, बिहार प्रथम स्थान पे है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1,18 लाख नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा, इसमें भी फर्स्ट पेज पे है। उसके पास औद्योगिक विकास, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जैसे जल, सड़क, रेल नेटवर्क। देखो इनसे क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सड़क बनाते जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बना दी, क्या फायदा। भाई कनेक्टिविटी बेहतर होती है, कनेक्टिविटी बेहतर होने से गांव और शहर का अंतर मिट जाता है, रोजगार बढ़ते हैं, है ना, पर्यटन बढ़ता है, लोगों का आवागमन ज्यादा होता है, तो मार्केटिंग तो बढ़ती ही बढ़ती है।
तो इससे क्या होगा, सामान लाने ले जाने में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपने माल के परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रदेश में से निर्यात बढ़ेगा। अब मान लिया यूपी में कोई इंडस्ट्री कैसे लगाएगा, सड़कें अच्छी नहीं है, ठीक है, और सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो क्या होगा, परिवहन करने में दिक्कत होगी, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में दिक्कत होगी। अगर सड़क कनेक्टिविटी बेहतर है ना, तो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत सुगम हो जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण में प्रदेश ने 4 अंतर्राष्ट्रीय अड्डे संचालित किए हैं। शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ होने वाला है। कहाँ? नोएडा के जेवर में। और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने वाला है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा। अभी तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय अड्डे हों। हमारे पास जैसे ये तुम्हारा लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट, जिसको चौधरी चरण सिंह के नाम से जानता है, बनारस एयरपोर्ट है ना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की श्रेणी में है। जेवर वाला ये 5वां हो जाएगा। 2 और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जैसे कानपुर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुलभता, लीड्स, जो लीड्स जारी करता है ना रैंकिंग में, उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स की श्रेणी को प्राप्त किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। मेडिकल फील्ड में मातृ मृत्यु दर 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर 2022 में 167 पहुंच गई है, काफी कम हो गई है। इसी तरह शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 48 होती थी, कम होकर ये 38 पर 10 कम हो गई है, ठीक है। 2017 की तुलना में 23 में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम रोगियों की संख्या 76% तथा मृत्यु दर 98% थी। यानी ये जो जिसके बीमारी हुई ना, वो सीधा मौत के गाल में कमा, 100 में से 2 बच जाते थे, 98 मर जाते थे। कमी तथा जेई जापानी इंसेफेलाइटिस, जो लगभग उस साइड में होता है, गोरखपुर साइड में, की संख्या में 85% तथा मृत्यु में 96% की कमी दर्ज की गई, ठीक है। तो इन 2 बीमारियों में राहत की सांस ली है, नहीं बहुत दिक्कत होती थी। 75 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा है निःशुल्क। कहाँ? जो जिला अस्पताल हैं। सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1840 से बढ़ाकर 3828 हो गई। ये थोड़ा राहत की खबर है ना, कि सीटों की संख्या बढ़ाई गई, पर लाख डॉक्टरों की संख्या में इजाफा हुआ। निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़ाकर 5250 कर दी गई है, 2 गुनों से अधिक कर दी गई है। इस प्रकार 9078 सीटें टोटल हो गई हैं। सरकारी चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या, पोस्ट ग्रेजुएट जो होते हैं ना, 741 से बढ़ाकर 1543 कर दी गई है। निजी क्षेत्रों में 480 से बढ़ाकर 1775 कर दी गई। इस प्रकार अब 3318 कुल सीटें हो गई हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। लाभार्थी परिवारों को मैंने बताया ना, 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा मिलता है, चाहे वो राजकीय में कराएं या निजी चिकित्सालयों में, ठीक है। और 2007 से 17 10 वर्ष की अवधि में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 60,970 व्यक्तियों की चिकित्सा सहायता के रूप में कितने रुपए दिए गए? इस कार्यकाल में 17 से लेकर के बाद तक 7 वर्ष की अवधि में 1,61,62 व्यक्तियों को दिए गए। ये भी काम सही है। और 2,765 करोड़ रुपए दिए गए। जैसे आपको बहुत गंभीर बीमारी है, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राहत कोष से आपको पैसा मिल सकता है। आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है, जांच होती है, उसके बाद करीब 25 से 30 दिन लगते हैं इस काम में, और आपको आराम से मिल जाता है पैसा, ठीक है। ये आयुष्मान कार्ड के अलावा है। कानूनी व्यवस्था, यूपी ग्लोबल समिट 2023, आजादी अमृत महोत्सव, G20 सम्मेलन, क्रिकेट विश्व कप 2023 आयोजनों को शांतिपूर्ण सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया गया, ठीक है। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किए गए प्रबंधों की सराहना देश दुनिया से आए अतिथियों ने की। तो देखो, उत्तर प्रदेश में अब जो क्राइम वाला स्टेट था ना, वो कम हुआ है, माफिया राज कम हुआ है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी है। बहुत सारे सम्मेलन होते थे। अभी जैसे ये अयोध्या में रामलला की प्राण स्थापना कहीं सपा सरकार में होती, तो कहीं उत्तर प्रदेश में दंगा 100% होता, ठीक है। तो ये नहीं हुआ, और मुझे इस बात की बड़ी राहत है कि हमारे देश के लोग चाहे जितने भी हो, चाहे कानून के डर से हो, दंगा करने की अब नहीं सोचेंगे। और दंगा किया तो बुलडोजर चला, क्योंकि योगी जी के पास बुलडोजर बहुत सारे हैं, और बुलडोजर चला तो मकान गिरा भैया, ठीक है। तो वो ना होने पाए, दंगा करोगे मकान गिरा दिया जाएगा, याद रखना इस बात को भैया।
अगर ये सब करोगे तो नुकसान आपका ही है। बात समझ में आ गई ना? तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। 16 में के मुकाबले 23 में डकैती के मामलों में 87%, लूट के मामलों में 76%, हत्या में 43%, बलवा में 65%, फिरैती हुई 73% में कमी आई है। हाँ, कानून व्यवस्था तो चुस्त दुरुस्त हुई है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत 8,54,637 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया जा चुका है, लगाए जा सके हैं। 24 तक पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 1,55,830 भर्तियां तथा 1,41,000 पदोन्नतियां की गई हैं। महिला वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा है तो सेफ सिटी परियोजना के महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी की स्थापना, इंटीग्रेशन, डॉक स्पॉट्स का चिन्हीकरण, लाइट लगाना, हॉट पॉइंट्स को चिन्हित करना, पिंक बूथों की स्थापना, बस टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। देखो, ये महिला और बुजुर्गों की सहायता के लिए है। जैसे सीसीटीवी पता है, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन के माध्यम से और डार्क स्पॉट्स के माध्यम से क्या किया जाता है? उन स्थानों को चिन्हित किया जाता है जहां पर अंधेर रात में महिलाएं आती जाती हैं, अंधेरा बहुत होता है, तो वहां पर उनके साथ कोई दुर्घटना न होने पाए, तो डार्क लाइट्स वगैरह और सीसीटीवी वगैरह लगाए गए हैं। हार्ड पॉइंट्स, जहां पर लफंगे इकट्ठा होकर के महिलाओं और बच्चियों को छेड़ते हैं, है ना, तो चिन्हित करने, और वहां पर पिंक बूथों की स्थापना की गई है। बस और टैक्सियों में पैनिक बटन, मान लिया कोई किसी महिला को बस या टैक्सी में लेके जा रहा है, अभद्रता का व्यवहार करता है, तो पैनिक बटन होता है, जिसके दबाने से पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी या रास्ते में उसको रोक लिया जाएगा, ठीक है। 3 महिला पीएससी बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में स्थापित हुई हैं। जनपद बलवान, जालौन, शामली, बिजनौर में 5 अन्य पीएससी बटालियन स्थापित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियां गठित की गई हैं। महिला सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण हेतु 1,0699 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है ना। ये प्रेमियों के लिए बुरी खबर है, ठीक है। समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किए गए हैं। काम का नहीं है ज्यादा ये। सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित किया जा रहा है। होमगार्ड स्वयंसेवकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत होमगार्ड्स को 30 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। ये भाषण है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 24-25 में इतना करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अब ये बजट अनुमान है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर, केयर यूनिट, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना हेतु 952 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी, प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, जैसे आयुष्मान प्रधानमंत्री है ना, तो उसी तरह मुख्यमंत्री, तो इसके लिए कितनी 300 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी 2023-24 में, ये अनुमान है। मातृ वंदना योजना, है ना, 25 में 322 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। कैशलेस का मतलब होता है, जैसे पहले होता ना, आप किसी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं और आप कोई कर्मचारी हैं, इलाज कराते हैं तो आप कैश में पैसा देते थे, फिर वो बिल बनता था, बिल आप अपनी कंपनी में लगाते थे, तो 30 से 60, कभी कभी 120 दिनों में भुगतान होता था और आपको सारा कैश किसी से ले दे के करना पड़ता था। लेकिन अब कैशलेस हो गया है। क्या हो गया है? कैशलेस हो गया है। अब वो सीधे एक सीट बना करके भेज दी जाती है, दैनिक पेमेंट हो जाता है, तो कैशलेस व्यवस्था ये ज्यादा सही है, ठीक है। कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई जिन पर कुल 150 करोड़ रुपए की धन राशि भार अनुमानित है, जिसका पूर्ण वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार और 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है, हाँ, तो ये हो रहा है। 45 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित किए जा चुके हैं। 14 जनपदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, यानी उनका निर्माण हो रहा है। 16 अशीवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग के कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है, और बीएससी नर्सिंग अब बहुत बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है ना। एम्स 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है और यहाँ बन भी रहा है एम्स, ठीक है। असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा है तो 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, और जब ये पास हो जाएगा तो हो जाएगा पैसा। ट्रामा सेंटर लेवल द्वितीय को ट्रामा सेंटर लेवल 1 100 बेडेड, एपेक्स ट्रामा सेंटर 200 बेड उच्च किए जाने हैं, 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।
यानी कहने का मतलब जो 50 बेड के हॉस्पिटल हैं वहां 100 करने हैं, और जो 100 बेड के हैं उनको 200 करने हैं, ट्रामा सेंटर बनाना है। ठीक है, तो ट्रामा सेंटर लेवल द्वितीय को लेवल एक बनाना है। लेवल एक होता है 100 बेड, लेवल फर्स्ट लेवल एक होता है 100 बेड और द्वितीय होता है 50 बेड का, और टॉप अगर एपेक्स करना है तो उसको 200 बेड कर दो। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथी यूनानी चिकित्सालयों हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है। तो ये भी अपने आप में एक अनूठा काम है आयुष क्षेत्र में। ठीक है, जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी, 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी, 9 होम्योपैथिक कॉलेज, उनमें से संबंध चिकित्सालय क्रियाशील हैं। तो ये डाटा आपके काम का है नहीं, तो इसको आप बढ़ सकते हैं। ये भी आपके डाटा आपके काम का नहीं। उसके बाद तो चिकित्सालयों में औषधियों की समुचित व्यवस्था, 50 बेड एकीकृत आयुष चिकित्सालय, ये भी आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर आपके काम का है। नया औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन किया जा रहा है। ठीक है, जैसे पहले डूडा था, डूडा, अब एक बीडा का गठन किया जा रहा है। ये क्या है? नया औद्योगिक बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, जिसके अंतर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या किया जाएगा? वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। ये आपके मेंस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर्स, स्टार्टअप, आईटी सेक्टर्स से संबंधित विशेष योजना के साथ ही वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाई जाएगी। देखो, सेमीकंडक्टर हो जाएगी, डाटा सेंटर बन जाएंगे, स्टार्टअप, आईटी सेक्टर से संबंधित योजना के साथ ही देखो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूचर है ना। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तभी बढ़ेगी जब उनका समावेश होगा। समावेश होने का मतलब जैसे शहरों में चीजें इकट्ठी की जाएंगी, है ना, और चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे तो लोग इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदेंगे। अभी तो चार्जिंग स्टेशन ज्यादा कर रहे हैं। प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के बड़े पैमाने पर तेजी से कार्य कर रहा है। और डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोट्स में से 3 नोट्स का पूर्ण हो चुके हैं, आवंटन उनका पूर्ण हो गया है। उसके बाद एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500, फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति पब्लिक लिंक इंसेंटिव स्कीम पीएलआई योजना जिसको बोलते हैं वो किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा? बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने में काम हो जाएगा और लगभग 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित हो जाएगी इसके लिए। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट, स्मार्टफोन लगभग 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में 25 लाख से अधिक टैबलेट, स्मार्टफोन बांटे गए हैं। यह प्रक्रिया गतिमान है। जो आपको हाई स्कूल इंटर पास करते हैं टैबलेट, स्मार्टफोन वगैरह मिलता है ना, तो वही। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना कितना? 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुनों से अधिक है। पहले कितना था? लगभग 900 कुछ करोड़ था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण है 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 400 करोड़ की रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 33% अधिक है। क्यों? अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक वो बनाया जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। पैदा नजर नजर में एक ऐसा मुकाम कर दुनिया सफर करे तो तेरे दामन को थाम ले। ये देखो कितनी बेहतरीन पंक्तियां हैं। सड़क एवं सेतु, राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण बेहतर बनाए जाने हैं तो 2881 करोड़, धर्मार्थ मार्गों के विकास है 1750 करोड़, राज्य सड़क नीति से सड़कों के अनुरक्षण है 3000 करोड़ रुपए, निर्माण है 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लॉजिस्टिक पार्क है तो 4 लेन मार्गों की चौड़ीकरण और सुदृढ़ करना जाना है, निर्माण है तो 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मेंस में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण, है ना, तो उसके लिए 500 करोड़। रेलवे उपरिगामी अधोमुखी सेतुओं के निर्माण हेतु 1350 करोड़, ग्रामीण सेतुओं के लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। शहरों एवं कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए फ्लाई ओवर बनाए जाएंगे, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। फिर आता है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। तो इसके अंतर्गत हमारी सरकार द्वारा 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई, जिनमें 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन सृजित हुआ
और कितने 46,59,000 कृषकों को लाभ हुआ। अब जो विभिन्न जनपद थे 6600 नलकूपों के आधुनिकीकरण के लिए डार्क जोन में स्थित 569 सफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। और लगभग इसमें इतना पैसा, इतना सिंचन क्षमता होगी और इससे इतने परिवार लाभान्वित होंगे। इसी तरह ये व्यवस्था, नदी में सुधार, कटाव वगैरह, जो बांध वगैरह फट जाता है ना, या फिर नहर वगैरह है उसकी खाई कट जाती है, तो इसके लिए इतने करोड़, इतने लाख की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। असफल नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जानी है। फिर आता है नमामि गंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्लान। जल जीवन मिशन है तो 2200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिनमें 2000 करोड़ रुपए की धनराशि अनुरक्षण मद में हेतु है। अनुरक्षण मतलब उनकी सिक्योरिटी के लिए, दिखाई सुनाई के लिए। मुख्यमंत्री सिंचाई योजना 1020 करोड़। भू संवर्धन योजना 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान की तुलना में 51% अधिक है। इसके पहले 38 करोड़ था। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और चेक डैम निर्माण है 65 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है ना। और पिछले वर्ष की तुलना में ये क्या है भाई, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, इंफ्रा बढ़ाना पड़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से किया जा रहा है। कनेक्टिविटी रूट बनाई जाएगी, रीजनल कनेक्टिविटी, पूरे देश का आम नागरिक टाइप का, जैसे उड़ान योजना थी ना, उसी तरह। तो वायुयान यात्रा करने वालों की संख्या अभी 19.2% की वृद्धि हुई है ना, तो बहुत नहीं है। कनेक्टिव के लिए चयनित एयरपोर्ट में अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है। म्योरपुर, सोनभद्र, सरसवा, सहारनपुर एयरपोर्ट का विकास का कार्य प्रशस्त है। ये लोकल एयरपोर्ट है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या, ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। धाम का विकास कराया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना विस्तार है तो 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है, एक तो आपका लखनऊ, दूसरा बनारस, तीसरा ये एक और हवाई अड्डा अभी बताते हैं। विस्तार से भूमि अर्जन है तो क्रय मद 11,000, यानी जो भूमि का ली जाएगी किसानों से, उनके पैसे कितना देना पड़ेगा। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के स्थापना कार्य भूमि क्रय है तो 1150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21.34 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई है। ये बात सही है, गांव में बिजली ठीक ठाक आ रही है। और 18 में 1,21,324 मजरे विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। मजरे में गांव। सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क, अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए कि 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई है। इस परियोजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन निर्गत किए गए हैं, यानी विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। पर्यवेक्षण तंत्र की कुल क्षमता जो वित्तीय वर्ष 16-17 में 16,348 मेगावाट थी, वो बढ़कर क्या हो गई, 28,900 मेगावाट हो गई। और इसको कितना किया जाना है, 31,500 मेगावाट करना है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन है 4,000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क का विकास किया जा रहा है। ठीक है, उत्पादन 33,500 मिलियन यूनिट था, जिसके सापेक्ष अब कितना करना है, इतना करना है। उसके बाद ग्रीनस्काल अनावृत विद्युत आपूर्ति 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति है तो 1800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 20% पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक है। उसी तरह सौर ऊर्जा नीति आई 2022, 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है सौर ऊर्जा से। 17 में यह 288 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजना है जो अब लगभग 2600 मेगावाट है। 2017 तक 288, अब बहुत बढ़ गई है ना। प्रदेश में अब तक 328 मेगावाट सोलर रूफटॉप परियोजना है, जो घरों में सोलर लगते हैं, स्थापित किए जा चुके हैं, है ना। अयोध्या वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा कि यहाँ लाइट कम, सिर्फ सोलर सेल से चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग की प्रसार सुविधा है, तो अब तक जो स्ट्रीट लाइटें हैं ना, उनकी संयंत्रों की स्थापना की गई है, सब सोलर हैं। सोलर लाइटें दिन में चार्ज होती हैं, रात में जलती हैं। पीएम कुसुम घटक C1, ठीक है, निजी अनग्रिड पंपों, जो वो है ना, क्या बोलते हैं, किसानों के लिए, उनके लिए सोलराइजेशन है 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो पिछले साल 50 करोड़ थी। राज्य जैव ऊर्जा नीति, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल होती है ना, 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान की 33% है, पिछली बार 40-40 के आसपास थी।
शहरी नियोजन विस्तारीकरण, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, नए शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत टाउनशिप विकास किए जाने हैं तो 25-50 में 3,000 करोड़ की बजट की व्यवस्था। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट के लिए इतने व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 395 करोड़, आगरा मेट्रो रेल के लिए 346 करोड़, अयोध्या सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़, लखनऊ विकास क्षेत्र और प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र और नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास हेतु क्या है 100 करोड़ की व्यवस्था। वो फिर शहरी आवास योजना आ जाएगी प्रधानमंत्री 2007 से 17 तक 251 लाख मकान 2.51 लाख मकान बने थे और 17 से 17.65 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 35,236 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की गई है और लगभग कितना 39-48 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अमृत 2.0 हेतु 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था। महाकुंभ मेला 2025 आयोजन के लिए 2500 करोड़। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन शहरी के लिए 800 करोड़ जो वर्तमान में 60% अधिक है। पिछली बार हमको लगता है लगभग 300-350 करोड़ के आसपास थी। अर्बन फ्लड और स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ की गई, इसके लिए 1000 करोड़ चाहिए जहां पर जल भराव वगैरह होता है और आम शहरों की दिक्कत यही है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्पमलिन बस्ती के लिए 675 करोड़, साफ सफाई नगरीय सेवाओं और स्थापना के लिए 500 करोड़, इस तरह व्यवस्था की गई है। नियोजन त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 2400 करोड़ है ना। क्रिटिकल गैप्स योजना के लिए 95 करोड़। पूर्वांचल विकास निधि वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना 575 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड विकास निधि है 425 करोड़, ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना अगर ग्रामीण आ जाएगी 2016 में 1.40 लाख थे, अब 36,15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। 34,34,000 14,000 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, शेष निर्माणाधीन है जो 24-25 में 2421 करोड़ रुपए लगेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई ना। देखो सिंपल सी चीजें हैं, आपको थोड़ा सा फोकस करना है, इतना नहीं है, बहुत आराम से आप याद हो जाएंगे, धीरे धीरे करोगे तो सब याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना आ जाएगी, इसके लिए भी 2,03,000 आवास का निर्माण पूरा कर लिया गया है और अब 1140 करोड़। विधानमंडल क्षेत्र विकास योजना के लिए 225 करोड़, ठीक है, जीएसटी सहित है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन तो 5,060 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है तो 3695 करोड़। ग्राम सड़क योजना है 3668 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत के लिए 4867 करोड़ 39 लाख रुपए, 2 गुना है पिछले साल से। बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 57 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए 33 करोड़। ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम के निर्माण हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, ठीक है। एग्रीकल्चर में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि सरप्लस राज्य के रूप में देश में अपना स्थान बनाए हुए है और दूसरा स्थान है इसका, ठीक है। अगर उससे गेहूं चावल हेक्टेयर उत्पादकता के हिसाब से देखो तो कम ज्यादा हो सकता है। तो देखो जैसे 100 की जरूरत है और हमें 180 मिल रहे हैं तो 80 सरप्लस होता है, ठीक है। तो इस तरह सरप्लस है। कितने हेक्टेयर भूमि है 241.70 हेक्टेयर है प्रतिवेदित, और जिसमें 160.95 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% है, सॉरी 5. अभी तो 4.5 के आसपास है, इसका प्राप्त करने का लक्ष्य है ना। वो नलकूप जो ऊपर बता चुके हैं पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत जो प्रस्तावित है वो बता चुके हैं। राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना, ये विश्व बैंक की सहायता प्राप्त योजना है, याद रखना। तथा प्रदेश के विकास खंडों ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ठीक है, वेदर जानने की कब बरसात होगी, कब धूप आएगी, कब भूकंप आएगा, कब ये आएगा वो आएगा, तो वेदर योजना के लिए क्या किया गया है 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए और 60 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। 3 योजनाएं, 2 के लिए 200 करोड़ और 1 के लिए 60 करोड़। खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़। खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जानी है। कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाने के लिए, जिसे हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम पीएलआई योजना कहते हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष में 25% अधिक है। उसके बाद गन्ना उत्पादकता बता ही चुके हैं ऊपर। गन्ने की पेराई सत्र 110 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। ठीक है। उसके बाद चीनी किसान सहकारी चीनी मिल ननौता जनपद सहारनपुर की कार्यक्षमता में सुधार किया जाएगा। सहकारी चीनी मिल लिमिटेड गजरौला जनपद अमरोहा में पेराई क्षमता 2500 टीडीएस टीसीडी से बढ़ाकर इतनी करनी है 4900, है ना। सल्फरलेस रिफाइंडर शुगर का उत्पादन करते हुए 1 लाख लीटर प्रतिदिन एथेनॉल उत्पादन किया जाएगा। और आश्वनी और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इसलिए किया एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है कि क्योंकि ये ईंधन में काम आएगा। पेराई मुंडरेना में स्थापित 5000 में 27 मेगावाट बिजली उत्पादन संयंत्र और सल्फरलेस शुगर प्लांट की स्थापना की गई है। ठीक है। उसके बाद शिक्षा, नारेंद्र कृषि और प्रौद्योगिकी विकास विद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शैक्षणिक सत्र 24 में करते हुए पठन पाठन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो जिनको एडमिशन लेना हो जा सकते हैं, है ना। अभी देखा है मेडिकल कॉलेज बढ़ाए गए, मेडिकल प्राइवेट निजी दोनों प्रकार के बताए। आयुष कॉलेजों की बढ़ोतरी हुई तो उनके लिए इतनी व्यवस्था करनी है। ठीक है। दुग्ध विकास को बेहतर करने के लिए इस योजना के लिए दुग्ध संघों का बेहतर बनाना है तो 106 करोड़ 95 लाख की व्यवस्था। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत 74 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 21% अधिक है। अब ये याद रखना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश सरकार की है। ठीक है। जैसे अमूल गुजरात सरकार की देन थी। और प्रोडक्शन लिंक स्कीम में जो भी चीजें हैं उनको लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी है। जनपद मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता विस्तारीकरण 1 लाख लीटर प्रतिदिन नवीन डेयरी प्लांट निर्माण है 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है। पशुपालन 303 बृहद गो संरक्षण केंद्र है। लेकिन भैया आवारा पशु ना, सरकार से विनम्र निवेदन है कि आवारा पशुओं को कुछ करें। ठीक है। या किसानों को डराएं धमकाएं क्योंकि किसानों के ही पशु हैं, या फिर उनका संरक्षण ठीक प्रकार से करें। रोड पे आ जाते हैं जिससे काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह के बचाव के लिए आपको क्या करना है? खर्चा ही करना पड़ता है, तो इनका खर्चा करिए। उसके बाद प्रदेश के लगभग 7,239 गोवंश आश्रय स्थल संचालित हैं, जिसमें 14,38,000 गोवंशी प्रसंरक्षित हैं। रात में हाँ, रात में पकड़ लेते हैं, दिन में छोड़ देते हैं। पशु रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत इतने लाख रुपए की 68% अधिक है, इतने की आवश्यकता है। जनपद गोरखपुर भदोही पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना है 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना के लिए 78 करोड़ 55 करोड़ लाख प्रस्तावित है। मत्स्य के लिए मत्स्य संपदा योजना है ही है, उसके लिए 190 करोड़ की व्यवस्था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 310 करोड़, ये राज्य की है, ये प्रधानमंत्री की है। सहकारिता कोऑपरेटिव के लिए 8,787 करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण वितरित किया गया, जिसका लाभ इतने % कृषकों को हुआ। ठीक है। 257 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ऋण वितरित किया गया। प्रारंभिक सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने हैं 525 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। भंडारण योजना के पैक्स गोदामों के मरम्मत है 30 करोड़ की व्यवस्था है। देखो, सबसे ज्यादा किसानों को लोन देती है वो कमर्शियल बैंक देती है, जिनको हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। वाणिज्यिक बैंक देते हैं, उसके बाद सहकारी बैंकें आती हैं। खाद्य रसद ऊपर पढ़ चुके हो। ठीक है। उसके बाद खरीफ का फसल जानते हो कौन से होते हैं? खरीफ में कौन सा आता है? धान आता है, बाजरा आता है, धान या चावल कह सकते हो, 3 अक्षर के नाम। ठीक है। मक्का वगैरह भी आ जाता है। ओके। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदते हुए किसानों को बैंक में सीधे भुगतान किया गया। खरीद विपणन 2324, तो रेट बढ़ाए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए, 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिले हैं। अन्न आपूर्ति योजना के 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है ना। निःशुल्क लघु एवं सूक्ष्म मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो प्रारंभ किया, उसके लिए इतनी व्यवस्था की प्रस्तावित है। ऊपर हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सूक्ष्म उद्यमी की, इसके लिए कोष बनाया गया है। उसके अलावा निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु 10 क्लिक पार से स्थापित किए जा रहे हैं। हथकरघा उद्योग बेस्ट है। टेक्सटाइल नए हब बनाकर निवेश रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा और लगभग 40,000 रोजगार इसमें मिल जाएंगे।
ठीक है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है। अगर ये हो जाएगा तो ये अच्छी योजना है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल और अपैरल योजना, लखनऊ हरदोई में लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल के मेगा टेक्सटाइल पार्क का किया गया है, अभी बना नहीं है लेकिन बन जाएगा। परिधान क्षेत्र में 10 से 15 हजार करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित करेगा। इसके अलावा 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख इनडायरेक्ट रोजगार। अब डायरेक्ट रोजगार जो सीधे नौकरी करेंगे इसमें, इनडायरेक्ट कि मान लिया वहां पास में मकान बना हुआ है किराए पर दे दिया या छोटी मोटी दुकान डाल ली तो वो इनडायरेक्ट रोजगार होता है, इसके लिए 200 करोड़ चाहिए। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की स्थापना है तो भूम क्रय है तो 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। ये वाराणसी में होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जिसको निफ्ट के नाम से जानते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग 3 वर्षों तक दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है। ब्याज उपादान जो सब्सिडी वगैरह मिलती है। उसके बाद 1400 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। उसके बाद विकास सतत रोजगार प्रोत्साहन के लिए 15 करोड़ 75 लाख की व्यवस्था। माटी कला पारंपरिक कारीगरों के रोजगार से जोड़े हैं तो माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिए 11 करोड़ 25 लाख रुपए की। फिर आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 900 मेगावाट तक क्षमता सृजन का लक्ष्य रखा गया है, अभी तो कम है, 200-250 मेगावाट है, ठीक है। डाटा सेंटर बनाए गए हैं और 8 डाटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय है, ठीक है। और ये टोटल 9,000 मेगावाट क्षमता का होगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति आई थी 2017 में, लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का लक्ष्य प्राप्त किया गया है और लगभग 3 लाख रोजगार प्राप्त होंगे, ठीक है। उसके अलावा नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में आई, इसके माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023 में। विनिर्माण क्षेत्र के लिए 200 संभावित निवेशकों में लगभग 3867 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और इससे 2.5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो ये सारी चीजें याद रखना है आपको। बेसिक शिक्षा जैसे डीबीटी, बीटीसी, स्कूल बैग, स्वेटर, मोजा, जूता, स्टेनरी उपलब्ध कराने के लिए पैक प्रक्रिया को बंद करते हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें क्या है ना, लीकेज बहुत सारा था, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से क्या किया जाएगा, 1200 रुपए प्रति बच्चे की दर से धनराशि अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी, भाई उससे खरीद लो। कक्षा 1 से 8 तक अध्यापनरत लगभग 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्वेटर, जूता, मोजा उपलब्ध कराने हैं 650 करोड़। स्कूल बैग है 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अभिलक्षित समूह एवं दुर्बल वर्गों को 2 लाख से अधिक बच्चों को वित्तीय वर्ष 2025 दिलाए जाने का लक्ष्य प्रवेश दिलाया जाएगा। सबसे कमजोर वर्गों के लिए जिनके लिए 255 करोड़ की व्यवस्था। ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है, इसके माध्यम से 1000 रुपए करोड़ की व्यवस्था है। ये एजुकेशन कायाकल्प है, मतलब जो भी स्कूल्स है ना, प्राइमरी और माध्यमिक, उनके आसपास कुछ आवास बनाए जाएंगे जिससे वहां के टीचर वहां परमानेंट रह सकें, जो इधर उधर भगते हैं ना, तो उनको रोकने के लिए। डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, है ना, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर। उसके लिए 498 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है ना। वनटंगिया गांव में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन है तो 144 वनटंगिया गांव होते हैं, छोटे गांव जहां शेड्यूल टाइप्स एरिया है। गरीबी रेखा के ऊपर लगभग 30 लाख छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण है तो 168 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फिर माध्यमिक शिक्षा आ जाएगा, आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, है ना। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 516 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये सारी चीजें बनाई जाएंगी, अभी बनी नहीं है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना है, 200 करोड़ रुपए चाहिए। उसके बाद नवीन राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना है, 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद छात्रावास, मिनी स्टेडियम के लिए 10 करोड़। सैनिक स्कूल गोरखपुर में संचालन है, 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था। उसके बाद उच्च शिक्षा जाती है ना, तो उसमें सबसे मुख्य योजना है शिक्षा को प्रोत्साहित, शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है, शिक्षा को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य। उसके अलावा 551.20 करोड़ की व्यवस्था की जानी है। कुछ मां पटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना होगी देवी पाटन मंडल में, है ना, और एक मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल धाम में एक स्थापित होगा। तो 3-4 डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी है,
तो उनके माध्यम से ये पैसा दिया जाएगा। इतना पैसा लगभग अनुमान किया गया है। राज्य विश्वविद्यालयों के आधारभूत सुविधाओं के विस्तार है 30 करोड़। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए, जैसे बाथरूम नहीं है, नल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है ना, छत गिरने वाली है, ये जो बेसिक आधारभूत ढांचा होता है उसको बेहतर करने के लिए नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना, राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने हैं 55 करोड़ रुपए। उसके बाद प्रविध शिक्षा आ जाती है, डिप्लोमा वगैरह जिसमें मिलते हैं। 169 शिक्षा संस्थानों के प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, 75 पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन है और कुछ स्थापित हो चुके हैं, और जिन्हें निकट भविष्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से संचालित किया जाना है। सरकार इनका संचालन पूर्ण रूप से नहीं करेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म करेगी, जिससे एजुकेशन में सुधार होने की संभावना है। ठीक है। और 1874 निजी क्षेत्र के डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उसी तरह एकेटीयू उत्तर प्रदेश स्मार्ट स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिषद में सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज एक इनोवेशन हब, जिसे अटल टिंकरिंग लैब या इनोवेशन हब कहा जाता है, वो। उसके बाद 265 स्टार्टअप ऑन बोर्ड, है ना, 50 इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किए गए हैं। फिर व्यवसायिक शिक्षा, कौशल शिक्षा आ जाती है, तो वही प्रवीण योजना उत्तर प्रदेश सरकार की चलती है। इसके अंतर्गत 301 राजकीय विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा के साथ साथ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें लगभग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तभी बनेगा जब ये व्यवस्था बेहतर होगी, जब मानव को ह्यूमन कैपिटल में डेवलप किया जाएगा, और ह्यूमन कैपिटल में डेवलप करने के लिए शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य बहुत आवश्यक शर्तें हैं। ठीक है, और फिर चाहे आप उसको जितना खर्चा कर दो, कुछ होना नहीं है। उसके लिए क्या किया जाएगा? कौशल आधारित पाठ्यक्रम जैसे बीबीए रिटेल, बीबीए लॉजिस्टिक, बीबीए हेल्थ केयर, बीबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, 113 महाविद्यालयों का चयन किया गया है इन शिक्षा संस्थानों के लिए। ठीक है, तो व्यवसायिक शिक्षा काफी अच्छी रहेगी। मुझे लगता है कि नहीं, इससे रोजगार कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक और वोकेशनल ओरिएंटेशन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ठीक है, रटाने वाला फ्रेमवर्क खत्म हो जाएगा, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए, है ना। ओडीओपी वगैरह है जैसे, है ना, तो वो भी ज्यादा स्थानीय मांग को देखते हुए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, कि नहीं हाँ सबको मैथ रीजनिंग, है ना, ये गणित रटा दो, फिजिक्स केमिस्ट्री। और इस राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से 12वीं उत्तीर्ण करने पर यूपी बोर्ड के प्रमाण पत्र के साथ कंप्यूटर शिक्षा के प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाने पर बल दिया जाएगा। ठीक है, और ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ना बहुत अच्छा है, और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहभागिता से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक कार्यशालाएं, कक्षों निर्माण अंतरिम चरण में गतिमान है, और लगभग 69 संस्थान जहां कम से कम 5000 वर्ग फीट की भूमि उपलब्ध है का उन्नयन वित्तीय वर्ष 2024-25 में कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए इतना लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, उसके बाद अप्रेंटिस, बहुत सारे अप्रेंटिस योजना होती है कि आपने डिप्लोमा पूरा कर लिया, अब 3 महीने 6 महीने के लिए अप्रेंटिस करना पड़ेगा, यानी सीखना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना आई है। ठीक है, इसके लिए 70 करोड़। फिर खेल है, खेल में प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, मैदानों की अवस्थापना है, तो है ना, और जो बालक खेलेंगे, बालक बालिकाएं, उनके लिए कुछ व्यवस्था कराई जाएगी। स्पोर्ट्स साइंस इंजरी सेंटर की स्थापना है, 12 करोड़ रुपए बनाए जाएंगे। खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना के लिए 50 करोड़ आवंटित किए गए हैं, और इसी तरह काफी सारी चीजें की जाएंगी। धर्मार्थ कार्य जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में गंगा नदी के मार्ग का विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण पश्चात श्रद्धालुओं की संख्या में 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। तो उसी तरह अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया, 3 पहुंच मार्गों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मिर्जापुर में विंध्याचल त्रिकोणीय क्षेत्र में जो माँ विंध्यवासिनी मंदिर, अष्टभुजा मंदिर, माँ काली खोह मंदिर जोड़ने वाले त्रिकोण संरक्षण आने वाले परिक्रमा मार्गों में जन सुविधाओं के उन्नयन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इससे क्या होगा? पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा तो उस क्षेत्र का रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो सरकार को टैक्स मिलेगा। ओके, ये सब होंगे। सांस्कृतिक जैसे महाकुंभ के अंतर्गत 100 एकड़ रुपए के बजट की व्यवस्था, 100 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरी की स्थापना है, 14 इतने करोड़, है ना। आजमगढ़ के हरपुर में संगीत महाविद्यालय, चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान अयोध्या है, तो 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
पर्यटन के लिहाज से उत्तर प्रदेश काफी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और पर्यटन में जैसे अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिसारण, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, है ना, सुकीर्ति धाम, माँ शाकुंभरी देवी, सारनाथ, अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर्यटन विकास सौंदर्यीकरण कार्य कराए जा रहे हैं, है ना। इसमें आगरा मुझे नहीं दिख रहा है, आगरा नहीं दिख रहा, बाराबंकी नहीं दिख रहा है। तो कुछ मुस्लिम धार्मिक केंद्र हैं, उनको भी बढ़ाया जाना चाहिए, उनको भी बेहतर किया जाना चाहिए। जैन केंद्र हैं, है ना, बौद्ध केंद्र हैं। तो इन तरह के केंद्रों को बढ़ावा देने से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होगी, ठीक है, और लोग जुड़ाव भी महसूस करेंगे। और नहीं फिर उनको त्याग दोगे तो क्या होगा। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना, पर्यटन को विकसित किए जाने के प्रत्येक विधानसभा में किया जाएगा, ठीक है। वन वन एवं पर्यावरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे, प्रीलिम्स 2000 पीसीएस 2023 में, ठीक है। तो ये याद रखना। वनावरण वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। जैसे 35 करोड़ रुपए इसके लिए अलाफित किए जाएंगे, लक्ष्य के सापेक्ष 36.16 करोड़ पौधारोपण का कार्य। तो ये नहीं याद रखना है बस वनावरण वो कितना है। पौधशाला प्रबंधन, ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम हुए तो 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट टाइगर, 2 टाइगर भारत में है, दुधवा और पीलीभीत। प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना के अंतर्गत 48.94 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना है, 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ये है। समाज कल्याण हेतु वृद्धावस्था पेंशन, सामूहिक विवाह योजना, ठीक है, सामान्य वर्ग के छात्रवृत्ति वगैरह है। पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण हेतु, तो ये फंड कितना आवंटित होना है, कितना प्रस्तावित होना है, उसके लिए जनजातीय विकास में खासकर लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बिजनौर, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज में संचालित है। लघुवन उपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत नाना टिम्बर लघुवन उपजों को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय हेतु लघुवन उपजों के विपणन, हाट बाजारों, सुदृढ़ गोदामों के निर्माण में सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। बैकवर्ड कल्याण के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए इतना पैसा चाहिए, है ना। पुत्रियों की शादी के लिए इतना पैसा चाहिए। कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु 35 करोड़ की व्यवस्था। छात्र छात्राओं के छात्रावास निर्माण हेतु 22 करोड़ की व्यवस्था। इतना सब कुछ करना है ओबीसी के लिए। दिव्यांगों के लिए करनी है प्रतिमंग सहायक उपकरण अनुदान योजना के अंतर्गत इतने भी लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़, दिव्यांग पेंशन 1170 करोड़। तो उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण आ जाता है ना। तो इनके लिए भी जनपद स्कूल, महिला बाल विकास, न्याय, आंगनवाड़ी, तो इनकी स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। श्रम के लिए रविदास सहायता योजना, मेधावी पुरस्कार योजना के लिए एकीकृत कर दिया गया दोनों योजनाओं को, और संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना बना दिया गया है। इतने छात्राओं को लाभ हुआ है और अब इतने की धनराशि व्यवस्था की जाएगी कन्या सहायता योजना के लिए, ठीक है। ऊपर मैं बता चुका हूँ। अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण, प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है और दिया भी जाता है। उसके बाद परिवहन, रक्षाबंधन में प्रदेश महिला यात्रियों को निःशुल्क या सहायता दी जाती है, और भी अधिक महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा प्रदान की जाने की संभावना है ना। बस यात्रियों के लिए यात्रा सुस्ती हो, गुणवत्तापूर्ण हो, धक्के न लगे, क्योंकि बसें तो ऐसी चलती हैं भैया, ऐसे ऐसे गड्ढे थे कि आदमी उछल के ऊपर लड़ गया फिर नीचे आ जाता था। निर्भया योजना के लिए फंड बनाया गया है और 50 वातानुकूलित पिंक सेवाएं संचालित हैं महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु। बसों में भी पैनिक बटन की व्यवस्था है। अब बस होगी तो पैनिक बटन की व्यवस्था होगी ना। और महिला हेल्पलाइन 112, ठीक है। उसके बाद राजकोषीय सेवाएं हैं, मूल्य संवर्धित कर वगैरह 1,86,981 करोड़ 89 लाख रुपए इतना निर्धारित किया गया है, ठीक है। वैट आबकारी शुल्क 56 लाख रुपए, ठीक है। 58,307 करोड़ 56 लाख रुपए किया गया है। स्टाम्प पंजीकरण शुल्क से 93,35,651 करोड़ 93 लाख रुपए, ठीक है। वाहन करों से 12,504 करोड़ 73 लाख रुपए। वित्तीय वर्ष का बजट अनुमान 2024-25 के लिए क्या है, 7,36,433 करोड़ 71 लाख रुपए इतना अनुमान रखा गया है। बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, ये वाले फिगर पूछे जाते हैं।
और इस टाइप से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। प्राप्तियां 24 अनुमान जो है 7,21,333 करोड़ 82 लाख। ठीक है, ये अनुमानित है। कुल प्राप्तियों में 6,06,802 करोड़ 40 लाख राजस्व प्राप्तियां हैं और 1,14,531 करोड़ 42 लाख रुपए पूंजीगत प्राप्तियां हैं, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो याद रखना अलग अलग। कर संग्रहण का अंश 4,88,902 करोड़ 84 लाख है। ठीक है, इसमें स्वयं का कर राजस्व 2,70,086 करोड़। ठीक है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,18,816 करोड़। ठीक है, तो ये याद रहेगा ना, इतना है। व्यय कितना है 7,38,737 करोड़ 71 लाख। ठीक है, व्यय ज्यादा होगा, आएगा कम। 5 लाख इतना रुपए राजस्व लेखे से लेखे का व्यय है और बाकी इतने लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित प्राप्तियों में व्यय घटाने के पश्चात 15,103 करोड़ 89 लाख रुपए का घाटा अनुमानित है। ठीक है, ये बजट घाटा जिसको बोलते हैं राजस्व घाटा। लोक लेखा, लोक लेखे से 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 9,603 करोड़ 89 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है, माइनस में जाएगा। अंतिम शेष 38,189 करोड़ 66 लाख रुपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 28,800 इतना अनुमानित है। राजस्व बचत कितनी होगी 74,147.7 लाख करोड़। राजस्व घाटा 86,530 करोड़ 51 लाख रुपए होगा, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पादन का 3.46% है। ठीक है, तो ये है पूरा आपका बजट। मार्क्सक संवत 1945 और दिनांक 5 फरवरी 2024। तो ये है हमारा बजट भाषण का प्रमुख हिस्सा। कुछ और चीजें हैं जो छूट गई हैं, उनको हम अगले क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, और इसको देखिए, समझिए। कुछ अनुमान है, कुछ योजनाएं हैं। ठीक है, सारी योजनाएं समेट ली गई हैं, तो उन योजनाओं के बारे में कब शुरू हुई, क्यों हैं, किसके लिए हैं, तो फिलहाल मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा दिया है। बाकी सारी चीजें जहां पर दिक्कत हो तो मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका बजट की क्लास पूर्ण हो गई, और ये मान के चलो इतना कर लेंगे तो 2 4 5 क्वेश्चन सही होने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो मेंस पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल के पेपर हैं, वो बहुत आराम से आपके हल हो जाएंगे इससे। ठीक है, बस इतना कर लेने से आपके बहुत सारे पाप धुल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।